हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 2, दैट इज़ लॉ। वो है डॉवर, मेहर। ये क्या होता है, इसके सारे बेसिक चीज़ें हम देखेंगे, आज डिस्कस करेंगे। सो डॉवर क्या होता है, इसको मुस्लिम लॉ के अंदर हम मेहर भी बोलते हैं। ये क्या है, एक कंसिडरेशन है मैरिज के लिए। हम बोलते हैं जो मुस्लिम मैरिज है वो सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। सो कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में से एक क्या है, कंसिडरेशन। तो सेम मुस्लिम मैरिज के अंदर कंसिडरेशन के तौर पे क्या होता है, मेहर होता है, डॉवर होता है। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स कंडीशंस हैं या एसेंशियल्स चीज़ें हैं जो एक मुस्लिम मैरिज में होती है। तो इजब, कबूल, कंसिडरेशन, कंसेंट, मेजर पर्सन, विटनेस, ये सारी चीज़ें एक मुस्लिम मैरिज के अंदर होती हैं। लाइक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, उसको बोलते हैं हम इजब और कबूल। कंसिडरेशन हो गया डावर। कंसेंट मीन्स भाई उधर से कबूल कर लिया, मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। मेजर पर्सन होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। विटनेसेस होने चाहिए, विटनेसेस का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। सो जब हम मैरिज का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम डिटेल में देखेंगे। सो अभी के लिए हम डावर देख रहे हैं। सो डावर की डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने, अलग अलग जरिस्ट ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है डावर को। विल्सन ने क्या बोला है कि ये कंसिडरेशन है फॉर द सरेंडर ऑफ अ पर्सन बाय द वाइफ। भाई वाइफ अपने बॉडी को सरेंडर कर रही है, उस चीज़ के लिए ये एक कंसिडरेशन है। आमिर अली ने बोला कि कंसिडरेशन है एब्सोल्युटली जो वाइफ को ही बिलोंग करता है, किसी और का नहीं होगा। ये वाइफ का खुद की ही ये सारी प्रॉपर्टी होगी जो भी उसको डॉवर के अंदर मिला होगा। स्त्री धन इन हिंदू लॉ। मुल्ला ने बोला कि डॉवर जो है वो एक सम ऑफ मनी है या कोई अदर प्रॉपर्टी भी हो सकती है विच वाइफ एंटाइटल्ड है उसको रिसीव करने के लिए हस्बैंड से एक कंसिडरेशन के तौर पे। ठीक है, तो यहाँ पर मनी और अदर प्रॉपर्टी दोनों हो सकते हैं डॉवर के अंदर, ये बोला मुल्ला ने। ऑब्जेक्टिव क्या है डॉवर का, तो इम्पोज किया जाता है यहाँ पर एक ऑब्लिगेशन हस्बैंड्स के ऊपर कि भाई एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट के तौर पे आप अपनी वाइफ को एक डॉवर पे करें, एक मेहर पे करें। सो यहाँ पर कैप्रिशियस यूज ना हो डिवोर्स का, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। ऐसे ही फटाफट से हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को डिवोर्स ना दे दें जल्दबाजी में, और सोचें कि भाई अगर मैंने डिवोर्स दिया तो मुझे एक अमाउंट मेहर के तौर पे अपनी वाइफ को देना पड़ेगा, तो वो उस चीज़ का अरेंजमेंट करेंगे, नहीं होगा तो वो फिर डिवोर्स नहीं देंगे। तो ये चीज़ को सोच कर इस कॉन्सेप्ट को लेके आया गया। मीन्स की बेसिकली ये है कि वाइफ जो है अपना सबसिस्टेंस कर सके आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज और आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन या डेथ ऑफ द हस्बैंड। सो बाद में ये जो डावर है ये वाइफ का सबसिस्टेंस में हेल्प करेगा। डावर को इंक्रीज भी किया जा सकता है, डिक्रीज भी किया जा सकता है। सो डिक्रीज कौन करेगा, वाइफ करेगी। वाइफ का राइट है या वाइफ के पास ये चॉइस है, वो चाहे तो रिमिट कर सकती है अपना मेहर या वो चाहे तो रिलिंक्विश कर सकती है। तो कब ये करेगी वो, व्हेन शी अटेन्स प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मीन्स 15 साल की अगर वो हो गई है, 15 साल से ऊपर की हो गई है, तो यहाँ पर वो अपने डावर को डिक्रीज कर सकती है अपने कंसेंट देकर। एंड अगर इंक्रीज करना है तो पेमेंट कौन कर रहा है, हस्बैंड कर रहा है डावर की पेमेंट। तो यहाँ पे हस्बैंड इंक्रीज कर सकता है अगर डावर वो इंक्रीज करना चाहता है तो। अच्छा, यहाँ पर ही बाय मेहर बोला जाता है अगर डावर के अमाउंट को डिक्रीज किया जाता है या रिमिट किया जाता है बाय वाइफ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ही बाय मेहर। अब डावर को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, एक होता है स्पेसिफाइड डावर, एक होता है कस्टमरी डावर। स्पेसिफाइड यानी कि अमाउंट को स्पेसिफाई किया गया है मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रेरी डावर एक, ऑन द अदर हैंड कस्टमरी डावर दैट इज प्रॉपर डावर। यहाँ पर डावर के अमाउंट को स्पेसिफाई नहीं किया जाता, इसको हम मेहर मिस भी बोलते हैं। अनस्पेसिफाइड डावर को हम मेहर मुसम्मा भी बोलते हैं। अब मेहर मुसम्मा को अदर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक प्रॉम्प्ट डावर और एक डेफर्ड डावर। प्रॉम्प्ट डावर को हम मुजल बोलते हैं एंड डेफर्ड डावर को मुवज्जल बोलते हैं। सो जो प्रॉम्प्ट डॉवर होता है ये पे किया जाता है इमिडिएटली, जैसे ही वाइफ ने डिमांड कर लिया आफ्टर मैरिज कि भाई मुझे पे करो, तो वो अमाउंट हस्बैंड को पे करना पड़ेगा इमिडिएटली। जैसे ही उसने डिमांड करा वाइफ ने, और हस्बैंड को पे करना पड़ेगा। डेफर्ड डॉवर के अंदर क्या होता है, पे करना है हमें लेकिन इमिडिएटली नहीं करना। कब करना है, आफ्टर मैरिज, या तो आफ्टर मैरिज का डिसोल्यूशन हो रहा है या फिर डेथ हो रही है हस्बैंड की, तो आफ्टर डेथ और आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ही जो डावर पे किया जाता है उसको बोलते हैं हम डेफर्ड डावर।
अब डॉवर का अमाउंट फिक्स किया जा सकता है बाय गार्जियन ऑल्सो, ठीक है। अगर जो बॉय यानी कि जो हस्बैंड है वो माइनर है और ल्यूनेटिक है, तो यहाँ पे डॉवर का अमाउंट जो फिक्स किया जाएगा वो गार्जियन के द्वारा किया जा सकता है। एंड यहाँ पे गार्जियन ने जो एक अमाउंट फिक्स किया है यहाँ पे, सो जो वो हस्बैंड है, जो माइनर हस्बैंड है, उस पर वो अमाउंट एक ऑब्लिगेशन के तौर पे अप्लाई करेगा। वो जो हस्बैंड है, माइनर हस्बैंड, अगर वो कल को मेजर हो जाता है, वो ये नहीं कह सकता कि ये जो डॉवर का अमाउंट है ये मैंने फिक्स नहीं किया, सो आई विल नॉट लायबल, या मैं ये लायबिलिटी को नहीं फुलफिल करूंगा। सो वो ऐसे मना नहीं कर सकता। गार्जियन के पास भी पूरी पावर है कि वो डॉवर को सेटल कर सकते हैं अगर जो हस्बैंड है वो अभी भी माइनर है या ल्यूनेटिक है, तो गार्जियन भी डॉवर को सेटल कर सकते हैं। इसके बाद आता है, अगर वो पर्सन मेजर हो जाता है तो यहाँ पे उसको डॉवर पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मिनिमम कितना डॉवर होना चाहिए, तो मिनिमम डॉवर का ऐसा कुछ फिक्स ऐसा कुछ है नहीं कि कितना होना चाहिए। आज के सिनेरियो में फिक्स नहीं है, बट पहले ऐसा था। सुन्नी लॉ के अंदर 10 दिरहम हना फीस के अंदर एक्सेप्ट किया जाता था कि कम से कम 10 दिरहम तो देना ही है आपको, एंड मलिकी के अंदर 3 दिरहम्स। तो यहाँ पे ये एक अमाउंट सेट कर दिया गया था सुन्नी लॉ के अंदर कि मिनिमम इतना अमाउंट तो आप डॉवर के तौर पे दोगे ही। बट अभी ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पुराना या ऑब्सोलीट हो गया है, अब इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं आज के सिनेरियो में, क्योंकि ये अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम पड़ता है। इसके बाद आता है आमिर अली ने क्या बोला, तो वाइफ जो है रिफ्यूज कर सकती है कॉन्जुगल राइट्स के लिए अंटिल द पेमेंट ऑफ प्रॉम्प्ट डॉवर, जब तक उसको प्रॉम्प्ट डॉवर नहीं मिल जाता। प्रॉम्प्ट डॉवर कौन सा था कि भाई वाइफ ने डिमांड करी कि मुझे डॉवर चाहिए एंड हस्बैंड को ऑन द डिमांड ऑफ वाइफ डॉवर को पे करना है। तो प्रॉम्प्ट डॉवर का जब तक अमाउंट पे नहीं किया जाता है, वाइफ में रिफ्यूज कि मैं कोहेबिट नहीं करूंगी या कोई भी कॉन्जुगल राइट्स को जो भी ऑब्लिगेशन है कॉन्जुगल राइट्स की उसको फुलफिल नहीं करूंगी। इसके बाद इफ अगर वाइफ जो है माइनर है तो गार्जियन रिफ्यूज कर सकते हैं जो वाइफ है उसको हैंड ओवर करने के लिए जब तक प्रॉम्प्ट डॉवर अनपेड रहेगा। इसके बाद एक आता है लिमिटेशन पीरियड। कितने समय का लिमिटेशन पीरियड है, तो 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है कि आपकी मैरिज के कंटिन्यूएशन के दौरान ही अगर आपने डिमांड कर दिया है, सो यहाँ पर आपके पास 3 साल है आफ्टर डिमांड। 3 साल के अंदर अंदर आप एक केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी मैरिज के दौरान कोई भी डिमांड नहीं करी उस प्रॉम्प्ट डॉवर के लिए, तो यहाँ पे आपका जो 3 साल का टाइम पीरियड है वो स्टार्ट होगा ऑन द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन और फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। सो ये लिमिटेशन पीरियड भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है, अगर अमाउंट को बता नहीं रखा है या फिर स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि वो जो अमाउंट डॉवर में हमने बताया है, स्पेसिफाई करा है, तो वो कौन सा डॉवर के कैटेगरी में फॉल करेगा। सो हमने 2 तरीके के डॉवर की कैटेगरी देखी। सबसे पहले एक होता है हमारा स्पेसिफाइड डॉवर और एक होता है हमारा कस्टमरी डॉवर। स्पेसिफाइड डॉवर के अंदर अमाउंट को स्पेसिफाई किया जाता है और कस्टमरी डॉवर के अंदर अमाउंट को स्पेसिफाई नहीं किया जाता। स्पेसिफाइड डॉवर फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, प्रॉम्प्ट एंड डेफर्ड। बट यहाँ पे कोई भी नहीं चीज़ बता रखी ये चीज़ कि भाई ये जो डॉवर है ये प्रॉम्प्ट है कि डेफर्ड है। सो यहाँ पे हम क्या प्रिज्यूम करेंगे, सो कबीर नामा यानी कि जो मैरिज का अग्रीमेंट है या मैरिज का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को डिसाइड करेंगे। सो इलाहाबाद एंड बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि जो पोजीशन है वाइफ की या जो कस्टम है, जो अमाउंट सेट किया है उन्होंने, जो स्टेटस है हस्बैंड का, इन चीज़ों के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि वो क्या है, प्रॉम्प्ट कंसिडर किया जाएगा उसको या डेफर्ड कंसिडर किया जाएगा। रेहाना खातून केस 1943 के अंदर बोला कि जो प्रपोर्शन है प्रॉम्प्ट डॉवर का उसको रेगुलेट किया जाएगा कस्टम्स के द्वारा। लेकिन अगर कस्टम नहीं है तो जो टोटल अमाउंट ऑफ डॉवर है उसको सेटल किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ पार्टीज। पार्टीज का जो स्टेटस है उस बेसिस पर ही उस पूरे डॉवर को सेटल किया जाएगा। शिया लॉ इतना अशारी, तो ये इतना अशारी जो है शिया लॉ के अंदर ही एक स्कूल है। तो पूरा डॉवर यहाँ पर प्रेफर किया जाएगा एज प्रॉम्प्ट। यहाँ पर अगर शिया लॉ के अंदर आपको नहीं बताया गया कि ये जो डॉवर है ये प्रॉम्प्ट है कि डेफर्ड है, तो यहाँ पे पूरे डॉवर को प्रॉम्प्ट डॉवर प्रिज्यूम किया जाएगा। मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर ये बोला गया कि भाई एंटायर डॉवर प्रॉम्प्ट माना जाएगा, ये इममेटीरियल है कि वो शिया लॉ के हैं या सुन्नी लॉ से है। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखनी है आपने। एंड लास्ट जो सुन्नी लॉ है वहाँ पर अगर ये चीज़ मेंशन नहीं की गई है
शिया के अंदर हमने बता दिया, लेकिन सुन्नी के अंदर अगर ये चीज़ मेंशन नहीं की गई है तो क्या होगा, तो हाफ डावर को हम डेफर्ड मानेंगे, हाफ डावर को हम प्रॉम्प्ट मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कि यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि भाई मैक्सिमम कितना डावर आप पे करेंगे। सुन्नी लॉ के अंदर तो कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, बट शिया लॉ के अंदर एक मैक्सिमम लिमिट है, कितनी, 500 दिरहम्स। अब ये 500 दिरहम्स क्यों है, जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद है उनकी जो डॉटर की मैरिज हुई थी उसमें 500 दिरहम्स का जो डॉवर है वो फिक्स किया गया था। इसीलिए आउट ऑफ रिस्पेक्ट एक 500 दिरहम से कम का अमाउंट ही आप सेट करोगे अपने डॉटर के मैरिज में एज डॉवर। अब आते हैं वाइफ के क्या राइट्स हैं या वाइफ के पास क्या रेमेडीज हैं अगर डॉवर की पेमेंट नहीं की जाती। तो नंबर 1, वो रिफ्यूज कर सकती है कोहेबिट करने के लिए, एज हमने प्रीवियसली देखा। सेकंड, राइट टू डावर इज डेप्ट। तो यहाँ पे वाइफ का जो राइट है डावर के लिए वो एज अ डेप्ट है, एज अ क्रेडिटर होगी वाइफ। ठीक है, वाइफ जो है एज अ क्रेडिटर अपने डेप्ट को रिकवर करेगी फ्रॉम हस्बैंड। एंड नेक्स्ट राइट है राइट टू रिटेन हर डिसीज्ड हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है और यहाँ पे डावर अभी भी पे नहीं किया गया है तो वाइफ का राइट है कि वो उसकी प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखेगी अपने पास जब तक उसके डावर की पेमेंट नहीं की जाती। यहाँ पर जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के लीगल हेयर्स को स्यू भी कर सकती है, उन पर केस फाइल भी कर सकती है फॉर द अमाउंट ऑफ डावर। एंड यहाँ पर जो राइट टू रिटेन है ये मॉर्गेज नहीं है, ना ही ये चार्ज मिल जाता है वाइफ को उनकी प्रॉपर्टी पर, और ना ही उसको ओनरशिप मिल जाएगी हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर। वो सिर्फ प्रॉपर्टी को रिटेन करके है तब तक के लिए ही जब तक उसको डावर का अमाउंट नहीं पे किया जाता। और अगर वो चाहती है कि वो प्रॉपर्टी को सेल कर दे तो वो पूरी प्रॉपर्टी को सेल भी नहीं कर सकती, वो उतना ही प्रपोर्शन में प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है जितना प्रपोर्शन उसका बनता है या डावर का बनता है। ठीक है, बाकी के हेयर्स की प्रॉपर्टी को वो सेल नहीं कर सकती। नेक्स्ट, लिमिटेशन पीरियड, जैसे मैंने बताया खर्चाए पानदान अलाउंसेस, वो कुछ अलाउंसेस जो हस्बैंड पे करता है वाइफ को, जो कुछ बेसिक या स्पेशल अलाउंसेस होते हैं। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी डावर के रिस्पेक्ट में। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस ज़्यादातर बनते हैं इन चीज़ों से, और अदरवाइज जो टाइप्स ऑफ डावर हमने देखे वो चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, एंड अगर आपका कोई फ्रेंड भी है जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके साथ भी ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। आपको तो पता ही है, शेयरिंग इज केयरिंग, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।